ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार शर्तों के साथ गली मोहल्ले और कॉलोनियों में दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है, लेकिन इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा, जबकि हॉटस्पॉट में पाबंदियां लागू रहेंगी। दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दुकानें खोलने के बाद गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, दिल्ली सरकार कब तक ये फैसला कर सकती है कि दुकानें खुलेंगी? दीपक जी देखिए, दिल्ली में जो दुकानें हैं वो गली मोहल्लों की दुकानें हैं या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन दुकानों पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग हुई, क्योंकि लोगों को ये बताना होगा जो दुकानदार हैं अपने ग्राहकों को वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क पहन कर रहें, उसके बाद ही उन्हें सामान दिया जाएगा। इस तरह की चीजें की दुकानदारों को से अपील की गई है। साथ ही क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, दुकानें जो गली मोहल्लों की कुछ दुकानें खुलती थी और कुछ बंद थी, लेकिन आज से ये दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये आदेश आया है कि वो दुकानें खोल सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर लोगों को मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पर जरूर सरकार के नुमाइंदों की नजर रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जाए। लेकिन दीपक, 11 जिले जो है दिल्ली में वो हॉटस्पॉट ही हैं, और ऐसे में फिर ये भी कहा जा रहा है कि हॉटस्पॉट इलाके में दुकानें नहीं खुलने की संभावना है, तो दुकानें खुलेंगी किन किन इलाकों में? देखिए, जिन इलाकों में हॉटस्पॉट एरिया है उन एरिया में बिल्कुल खुल जाएगी, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी दुकान खुलती है तो कहीं ना कहीं हॉटस्पॉट एरिया का जो मरीज या फिर क्वारंटाइन सेंटर जो लोग घरों में होंगे वो बाहर आ सकते हैं, और उसको लेकर दिल्ली सरकार किसी भी तरह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। और यही वजह है कि जो हॉटस्पॉट एरिया के अदर जो दूसरे इलाके हैं वहां पर ये दुकानें खुल सकती हैं, और उन दुकानों में भी खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाना जरूरी है, जिसके बाद लोगों को जरूर अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलेंगी। लेकिन जो इलाके हैं जरूरतमंद लोग जो जहां पर हैं वहां पर कुछ सप्लाई जो है सरकार के जो स्थानीय स्तर पर की जा रही है, ताकि लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिलती रहे, लेकिन नजर पूरी रहेगी कि दुकानें खुलने के बाद लोगों की भीड़ कहीं उमड़ ना जाए। इसको लेकर सरकार काफी एहतियात बरत रही है। बिल्कुल, यानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब अगर हम तस्वीरों को देखें तो मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कई इलाकों में मोहल्लों में दुकानों को खोलने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार, उज्जैन और खरगोन यानी 6 जिलों को छोड़कर आज से मोहल्ले के बाजार खुलेंगे। हालांकि शहरों में बाजार खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं वहां पर नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। वहीं गुजरात में भी हॉटस्पॉट वाले जो इलाके हैं उनको छोड़कर हर जिले में दुकानें खोलने का फैसला किया गया है। दिल्ली में कोरोना के 111 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़कर 2625 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद वहां कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 54 हो गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की तैयारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चर्चा शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक राज्यों की राय के बाद ही विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का काम शुरू किया जाएगा। सबसे पहले अगले महीने की शुरुआत में खाड़ी देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसके बाद दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को भी वापस लाया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 महीने से चेन्नई में फंसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के 38 मछुआरे ने घर वापस जाने के लिए समुद्र का सहारा लिया। इन मछुआरों ने चेन्नई से 20 अप्रैल को यात्रा शुरू की और कल शाम ओडिशा पहुंचे हैं। चेन्नई से ओडिशा तक जाने के लिए मछुआरे समुद्री मार्ग से निकले और इनमें आंध्र प्रदेश के रहने वाले 6 मछुआरे आंध्र प्रदेश के तट पर उतर गए। बाकी के 32 मछुआरे ओडिशा के गंजम जिले के रहने वाले थे, जो कल शाम ओडिशा पहुंचे। वहां सभी मछुआरों को क्वारंटीन में रखा गया। कोरोना वायरस की वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में खौफ का आलम है। लॉकडाउन की वजह से घरों से बाहर तो कम ही निकलना होता है। ऐसे में लोगों को जमकर सामान इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें यह दावा किया गया कि दक्षिण अफ्रीका के एक स्टोर में जरूरी सामान लूट लिया गया, तो वो भी तब जब दक्षिण अफ्रीका में भी भारत की तरह ही लॉकडाउन है।
बताएं उससे पहले आप इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। सीसीटीवी फुटेज में अफरा तफरी का माहौल है। अचानक से एक भीड़ डिपार्टमेंटल स्टोर में हमला कर देती है। फिर जितने भी लोग दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे होते हैं, अचानक भागते हुए कैमरे से गायब हो जाते हैं। दुकान पर काम करने वाला एक शख्स जो कि दरवाजे के पास खड़ा होकर काम में लगा है, वो भी भागकर एक दरवाजे के पीछे चला जाता है। इतने में भीड़ दुकान के अंदर घुस जाती है। कुछ ही देर में भीड़ लगातार बढ़ती चली जाती है। जिसे जो मिला उसे लूटने में लग गया। लुटेरों ने पूरी दुकान तहस नहस कर डाली। 43 सेकंड के इस वायरल वीडियो में जिस तरीके से लोग दुकान लूट रहे हैं, उसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में लूटपाट से लॉकडाउन ढेर। शहर की सड़कों पर लोग दुकानें लूट रहे हैं। न नौकरी, न पैसा, न खाना। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन में लोग लूटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? भूख से तड़पते लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन। दक्षिण अफ्रीका में लूटी दुकान। कुछ इसी तरह की बातें ट्विटर पर भी देखने को मिली। साशा नाम की एक लड़की ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन में साउथ अफ्रीका में मची लूट। एक और ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, साउथ अफ्रीका में लॉकडाउन ध्वस्त, लोग लूट रहे हैं दुकान। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल है। ट्विटर या फेसबुक पर हर तरफ इसी की चर्चा है। सैकड़ों लोगों ने इस वीडियो को न सिर्फ देखा बल्कि शेयर भी किया। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये वीडियो वाकई दक्षिण अफ्रीका का है? क्या वीडियो का कोरोना लॉकडाउन से कोई संबंध है? क्या लॉकडाउन के दौरान ये दुकान लूटी गई? अब बारी थी इस खबर की पड़ताल की। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि ये दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हुई एक घटना है। हमने जब इस खबर को जांचना परखना शुरू किया तो हमें एक YouTube का वीडियो मिला। हूबहू वही वीडियो जो वायरल वीडियो से फ्रेम दर फ्रेम मेल खा रहा है। लेकिन YouTube पर तो इस वीडियो को 29 मई 2018 को अपलोड किया गया था, यानी 2 साल पहले। दक्षिण अफ्रीका के क्राइम इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस नाम की संस्था से हमने जानकारी जुटाई। पता चला कि ये चैनल खुद को एक ऐसा मंच बताता है जो दक्षिण अफ्रीका में समाज को प्रभावित करने वाले अपराधों और अन्य मुद्दों के बारे में जानकारियां मुहैया कराता है। क्राइम इंटेलिजेंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस ने करीब 3 मिनट का वीडियो साल 2018 में YouTube पर अपलोड किया था। उसी वीडियो का शुरुआती हिस्सा कोरोना जैसी महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। YouTube पर वीडियो के बारे में लिखा है, भीड़ दक्षिण अफ्रीका के मिशेल्स प्लेन सिटी के बीपी गैराज में स्थित पिक एंड पे में लूटपाट कर रही है। YouTube के इस वीडियो को आधार बनाकर हमने इस खबर की पड़ताल जारी रखी। दक्षिण अफ्रीका के कई अखबारों में इस वीडियो की रिपोर्टिंग भी की गई है। 29 मई 2018 की न्यूज़ रिपोर्ट में दुकानों में लूट और तोड़फोड़ के बारे में लिखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के मिशेल्स प्लेन सिटी के व्यापारियों की दुकानों में भीड़ ने काफी तोड़फोड़ मचाई थी। ये सब वहां चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद हुआ। वुडलैंड्स इलाके में निजी जमीन पर खड़ी एक अधबनी इमारत को प्रशासन ने गिरवा दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। भीड़ ने दुकानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। ये वीडियो तो दक्षिण अफ्रीका का है, ये तो साफ है, लेकिन ये वीडियो इस साल का नहीं है। ये वीडियो 2 साल पुराना है और इसका दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये लॉकडाउन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में लूट की खबर झूठी निकली। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश पे लॉकडाउन है, यानी कहीं भी आने जाने पर पाबंदी। जिन जिन लोगों ने लॉकडाउन लगने से पहले रेलवे में टिकट कराया था, उन सभी के टिकट कैंसिल हो गए और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि टिकट कैंसिल होने पर भी पूरे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। क्या टिकट कैंसिल कराने पर पूरे पैसे वापस नहीं आए?
क्या रेलवे रद्द टिकट का पूरा पैसा वापस नहीं कर रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यात्रियों से धोखा हो रहा है। यात्रियों को तो कैंसिल किए गए टिकटों के मैसेज भी आने लगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो कैंसिलेशन चार्ज वापस ना मिलने पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन में कैंसिल हुए टिकट का घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसके पीछे ये गणित 3 मई 2020 तक देश की सभी पैसेंजर ट्रेन सेवाएं रेलवे ने रद्द कर दी। रेलवे ने 39 लाख टिकट कैंसिल किए। मान लो एक टिकट का उदाहरण, टिकट की कीमत 523 रुपए, टिकट का रिफंड 505 रुपए, कटौती से बचा पैसा 18 रुपए, यानी 39 लाख टिकट के हिसाब से देखें तो हो गए 7 करोड़ रुपए। अब कहां गए 7 करोड़ रुपए? एक और ट्वीट देखिए। जानकारी के मुताबिक अब तक 39 लाख रेलवे टिकट कैंसिल किए गए, सभी में 10 रुपए काटे गए, यानी लॉकडाउन के दौरान 3 करोड़ 90 लाख रुपए सीधे रेलवे की जेब में। कोई 18 रुपए कटने की बात कर रहा है तो किसी ने टिकट कैंसिल कराने पर 10 रुपए कमाने की बात की है, लेकिन सबने 39 लाख टिकट कैंसिल होने की बात की है। पड़ताल के दौरान हमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट मिला। ट्वीट में सूत्रों के आधार पर दावा किया गया था कि रेलवे 15 अप्रैल से 3 मई के बीच बुक किए गए 39 लाख टिकट रद्द करेगी। आगे पड़ताल करने पर हमें भारत सरकार की एक प्रेस रिलीज भी मिली। 14 अप्रैल की इस प्रेस रिलीज में टिकट के लिए गए पूरे पैसे वापस करने के साफ निर्देश हैं। लॉकडाउन के बाद रद्द ट्रेनों की टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा। रिफंड के पैसे ग्राहकों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे। अगर टिकट काउंटर से खरीदा है तो यात्री 31 जुलाई 2020 तक काउंटर से पैसे वापस ले सकेंगे। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया था कि ई टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है, उनका पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर भारतीय रेलवे यात्रियों के पैसे क्यों काट रही है? जवाब जानने के लिए हमने भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC से संपर्क किया। IRCTC वही कंपनी है जिसके पास रेलवे के टिकट बेचने का जिम्मा है। IRCTC के जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि यात्रियों के पैसे कहां काटे जाते हैं। IRCTC जो सुविधा शुल्क लेता है ऑनलाइन टिकटिंग के लिए, वो 15 रुपए नॉन AC टिकट्स की है और 30 रुपए AC टिकट्स के लिए है। और ये सुविधा बेसिकली ये है कि आप काउंटर पे नहीं जाना चाहते, घर बैठ के टिकट बुक करना चाहते हैं, ऑफिस से बुक करना चाहते हैं, तो ये सुविधा दी हुई है। इसमें ऐसा ये सिस्टम होता है, जब टिकट बुक होता है तो कोई यूज़र अगर बुक कर रहा है तो सबसे पहले उसका जो फेयर है, ट्रेन का फेयर, वो लगेगा। फिर जो सुविधा शुल्क है IRCTC की वो लगेगी, फिर प्लस बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब कोई ट्रेन कैंसिल होती है तो यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाता है, लेकिन जो मामूली पैसे काटे जाते हैं वो सुविधा शुल्क होता है। इन पैसों का इस्तेमाल IRCTC अपने वेबसाइट मेंटेनेंस में करता है। वेबसाइट पर IRCTC रोजाना लगभग 55 लाख रुपए का खर्च करती है। काउंटर से लिए गए टिकट पर सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता। एक सिंगल टिकट पर 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं और सुविधा शुल्क का निर्धारण टिकट से होता है, न कि यात्रियों की संख्या से। तो रिफंड है हम लोगों ने प्रोसेस कर दिया है, जबकि अभी अब अगर काउंटर से आपने टिकट लिया होता तो काउंटर का टिकट कम से कम उसमें अभी 31 जुलाई तक का टाइम है, लेकिन आप ये देखिए कि करीब आज की डेट में या जो एवरेज बुकिंग होती थी मतलब लॉकडाउन पीरियड से पहले, वो करीब 8.5 लाख टिकट्स की थी IRCTC में। आज की डेट में केवल 10% टिकट जो 14 तारीख तक बुक हुए हैं, केवल 10% मतलब 1 लाख के करीब टिकट बुक हुए हैं। IRCTC की दलील ये है कि लोगों के जो भी पैसे कैंसिलेशन के बाद कटे हैं वो कन्वीनियंस फ़ी के तौर पर कटे हैं। कन्वीनियंस फ़ी लोगों को घर बैठे टिकट बुक करा पाने की सुविधा के लिए ली जाती है, और क्योंकि लोगों ने ये सुविधा ले ली है इसलिए कन्वीनियंस फ़ी काटा गया है। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग कन्वीनियंस फ़ी रखा गया है, जबकि इसके अलावा भी अगर लोगों के पैसे कटे हैं तो वो बैंकों ने अपने प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर काटे हैं।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में पता चला कि रेलवे की रद्द टिकटों में घोटाले की बात गलत है। टिकट रद्द करने पर सुविधा शुल्क छोड़कर बाकी सारा पैसा वापस किया जा रहा है। जिनके पैसे इससे भी ज्यादा कटे हैं वो रेलवे या IRCTC ने नहीं बल्कि बैंकों की प्रोसेसिंग फीस हो सकती है। लेकिन टिकट कैंसिल कराने पर पैसे कटने के सारे पुराने नियम लॉकडाउन के दौरान लागू नहीं हुए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में एक अच्छी खबर भी आ रही है। देश भर में कोरोना के मरीजों की रफ्तार बढ़ने की दर जो है वो कम हुई है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना के मरीजों के बढ़ने की दर में कमी आई। पिछले 24 घंटे में 6% की दर से कोरोना के मरीज बढ़े हैं। ये दर देश में कोरोना के 100 मरीज होने के बाद से अब तक की सबसे कम दर है। गौतम बुद्ध नगर को कोरोना के 3 जोन में बांटा गया है। जिन इलाकों में पिछले 14 दिनों में मरीज मिले हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया और ऐसे इलाकों की संख्या 17 है जिन्हें हॉटस्पॉट बताया गया। इसके बाद 14 दिन से कोई केस नहीं मिलने वाले 13 इलाकों को ग्रीन जोन और 28 दिनों से कोरोना पॉजिटिव न मिलने वाले 10 इलाकों को ग्रीन जोन में रखा गया। यानी गौतम बुद्ध नगर के कुल 40 हॉटस्पॉट वाले इलाकों को 3 जोन में बांटा गया है। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा है। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ये सभी मजदूर एक ट्रक में गलत तरीके से छिपकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच ट्रक को जांच के लिए रोका था और इसी दौरान सभी मजदूरों के ट्रक के अंदर छिपे होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने सभी को ट्रक से नीचे उतारकर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के सागर में कोरोना की बीमारी से ठीक हुए पहले मरीज ने डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ठीक हुए मरीज ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों के पालन और मास्क लगाने की अपील की। मरीज के ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वहां के डॉक्टर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने तालियां बजाकर खुशी जताई। ऊपर वाला सब करा देता है और फैमिली पूरी पीछे खड़ी है, जिसने पूरा सपोर्ट करा सबने साथ दिया। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए कुछ लापरवाही कर रहे हैं, प्लीज़ भाई लापरवाही मत करो। अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो। और प्लीज़ मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जिन लोग को कोई भी बीमारी है और वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहे हैं। भाई अपना नहीं सोच रहा तो अपनी फैमिली का सोचो यार, कम से कम फैमिली तो है तुम लोग की जो तुम लोग के पीछे है। लॉकडाउन के बीच पेरिस में एक आदमी ने बालकनी में बैठकर गाना गाया और लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह उसने कोरोना से जारी जंग में लगातार ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद दिया और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वो बालकनी में बैठ गया और गाने के साथ गिटार भी बजाता दिखा। इसके लिए उसने वहां एक माइक की भी व्यवस्था कर ली ताकि इलाके में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों का मनोरंजन भी हो सके। गाने की आवाज सुनकर सभी लोग अपने अपने मकानों की बालकनी में आ गए। यहाँ तक कि जो लोग सड़क से गुजर रहे थे वो भी वहीं रुक गए। ऐसे में पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस आदमी के अलावा एक बुजुर्ग ने भी स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए शहनाई बजाई। लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये बुजुर्ग भी अपने मकान की बालकनी से ही सबका मनोरंजन करते नजर आए। एक लड़की बुजुर्ग के शहनाई बजाने का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड करती भी दिखाई दी, जबकि कई लोग तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते दिखे। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच एक शादी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मास्क लगाकर दूल्हा और दुल्हन ने शादी की। इस शादी में बारात की तरफ से सिर्फ 5 लोग ही शामिल हुए थे। पूरे समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया, जिसकी लोगों ने भी तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्धिजीवियों से बातचीत की। इस दौरान जेपी नड्डा ने बुद्धिजीवियों को बताया कि केंद्र सरकार और बीजेपी कैसे कोरोना से निपटने के साथ साथ जरूरतमंदों को जरूरी चीजें पहुंचा रही है। इसके साथ ही जेपी नड्डा समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवियों से सुझाव भी उन्होंने लिए। चीन पर दुनिया से कोरोना वायरस का सच छिपाने का आरोप लग रहा है। दुनिया का हर बड़ा देश चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने कोरोना पर दुनिया से झूठ बोला। यही नहीं, अमेरिका समेत यूरोप के कई बड़े देश चीन को दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का मुजरिम मानते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इन तमाम देशों के आरोप सच है और चीन वाकई गुनहगार है, तो फिर चीन को सजा कौन देगा और ये सजा होगी क्या? कोरोना फैलाने पर दुनिया चीन को देना चाहती है सजा। ट्रंप ने चीन पर लगाई कोरोना फैलाने की तोहमत। चीन पर लगे दुनिया से कोरोना का सच छिपाने के आरोप। चीन बना दुनिया का मुजरिम। आज की तारीख में कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक ऐसी जंग बन चुका है जिसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। कोरोना वायरस एक ऐसी खौफनाक हकीकत बन चुका है जिसने पूरी दुनिया में जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन कोरोना वायरस के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो कोरोना वायरस को सीधे सीधे चीन की कारगुजारी करार देते हुए उसे चाइनीज वायरस का नाम तक दे चुके हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क कोरोना वायरस के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के लिए सीधे चीन पर निशाना साधा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब कोरोना की वजह से चीन से तमाम व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल चीन से कोरोना को रोकने के मुद्दे पर और ज्यादा पारदर्शिता चाहती हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन चीन पर कोरोना का सच छिपाने की तोहमत लगा चुके हैं। अक्टूबर नवंबर में ही ये घटनाएं और इस तरह की जो केसेस आना शुरू हो गए थे, लेकिन चाइना ने इसको समय रहते नहीं बताया। तो चाइना ने ऑलरेडी इसको एक छुपाने का कार्य करके एक आपराधिक कृत्य किया है और इसके ऊपर जो है जो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये बात भी निसंदेह एक दर्ज की जाएगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि चीन पर पूरी दुनिया ने संगीन आरोप लगाए हों। इससे पहले भी अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों और चीन के बीच कई मुद्दों को लेकर ठन चुकी है, लेकिन कोरोना के मसले पर पूरी दुनिया चीन से कोरोना का सच जानने का दबाव बना रही है। लेकिन चीन पूरी दुनिया के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। 上个世纪80年代，艾滋病首先在美国发现，并且蔓延至全世界。 不知道给世界上多少人造成痛苦，有谁找美国追责了吗？美国的一些人必须要清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。अब दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क चीन को कोरोना वायरस के मुद्दे पर सबक सिखाना चाहते हैं और उसके खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से चाइना लगातार शेयर खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, उससे चाइना की साजिश का पता चलता है। चाइना अपने आर्थिक आधिपत्य को और अपने स्ट्रेटजिक आधिपत्य को इस तरह की साजिश रच के पूरा करना चाहता है, जो कि मानवता के विरुद्ध अपराध है। दुनिया चाहे जो मर्जी कह ले, एक हकीकत ये भी है कि चीन दुनिया के तमाम बड़े देशों की एक जरूरत बन चुका है। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता और इस हकीकत से चीन भी बाखूबी वाकिफ है। चीन को इस बात का इल्म है कि अगर दुनिया के बड़े देशों ने उस पर किसी तरह की आर्थिक पाबंदियां या उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म किए तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में दुनिया के 50% मेडिकल मास्क बन रहे थे। चीन दुनिया के लिए फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा केंद्र भी है। दुनिया चीन से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, खिलौने और टेक्सटाइल के उत्पाद आयात करती है।
अगर दुनिया चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाती है तो ये तमाम आयात रुक जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में क्या वाकई दुनिया कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार मानकर उसे किसी तरह की कोई सजा दे सकती है या फिर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है। फ्रांस फिलहाल चीन पर कोई भी तोहमत लगा ले, लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है कि वो चीन पर कई उत्पादों के लिए निर्भर है। यही कुछ हाल ब्रिटेन का भी है। कोरोना को रोकने की जंग में ब्रिटेन ने चीन से ही कोरोना टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स मंगवाए थे। चीन ब्रिटेन के साथ व्यापार करने वाले 4 बड़े देशों में से एक है, लिहाजा ब्रिटेन चीन को चाहे जो मर्जी बोल ले, लेकिन उसकी जरूरतें भी चीन के बिना पूरी नहीं होंगी। फिलहाल दुनिया चाहकर भी चीन के खिलाफ कोई कड़ा फैसला नहीं ले सकती और ये बात चीन भी जानता है। लिहाजा वो कोरोना पर जो सच दुनिया को बता रहा है, दुनिया उसको सच मानने के लिए मजबूर है। कोरोना ने एक बार फिर चीन में दस्तक दे दी है। चीन में इस बार कोरोना का कहर बरपा है। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर में कोरोना एक साइलेंट कैरियर की वजह से फैला। लिहाजा हार्बिन में भी कोरोना को रोकने के लिए वही तरीका अपनाया गया जो वुहान में अपनाया गया था, यानी लॉकडाउन। फिलहाल वहां पर 28 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है ताकि कोरोना के कहर को रोका जा सके। चीन में फिर बरपा कोरोना का कहर। चीन का एक और शहर कोरोना की गिरफ्त में। एक लड़की ने फैलाया शहर में कोरोना। चीन में कोरोना रिटर्न्स। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। कोरोना के खतरे के चलते चीन सरकार ने वुहान शहर की सरहदों पर 2 महीने तक पहरा बिठा कर रखा था और इसका नतीजा ये रहा कि शहर से कोरोना का नामो निशान मिट गया। चीन सरकार को भी लगा था कि वुहान से कोरोना के खात्मे के बाद उसने जंग जीत ली है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर चीन के एक दूसरे शहर में दोबारा दस्तक दे दी है और इस बार कोरोना का कहर चीन के हेलोंगजा प्रांत के हार्बिन शहर पर टूटा है। हार्बिन हेलोंगजा प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और इस शहर में 11 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस शहर में कोरोना एक साइलेंट कैरियर की शक्ल में दाखिल हुआ है। ब्रिटिश अखबार द सन में छपी खबर के मुताबिक पिछले महीने न्यूयॉर्क से एक 22 साल की छात्रा कोरोना वायरस लेकर हार्बिन शहर वापस आई थी। वापस आने के बाद उसकी बदौलत उसके पड़ोसियों को कोरोना हुआ और फिर जब एक मरीज को अस्पताल ले जाया गया, उस दौरान कोरोना शहर के 2 अस्पतालों में फैल गया। अब मंगोलिया के अंदरूनी इलाकों और लियाओनिंग प्रांत में कोरोना के 70 मरीज हैं। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक न्यूयॉर्क से वापस आई इस छात्रा को 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रखा गया था और इस दौरान लड़की में कोरोना का एक भी लक्षण नहीं दिखा। लेकिन अब हार्बिन शहर में कोरोना के 52 मरीज हैं और 23 असिम्प्टोमेटिक केस मौजूद हैं।
वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि ज्यादातर जो केसेस बाहर से आ रहे थे, जो उनके अपने नागरिक हैं जो दूसरे देशों में थे, वो जब वापस चाइना आना उन्होंने शुरू करा तो उनके द्वारा ये संक्रमण वापस चाइना में आना शुरू हुआ। उनका कहना है कि डोमेस्टिक केसेस बहुत कम है, अंदर से जो होने वाले केसेस हैं वो काफी कम है, लेकिन जो लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं उनसे ये संक्रमण वापस चाइना में आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चीन का एक और शहर कोरोना से जूझ रहा है। हार्बिन में कोरोना को काबू में करने के लिए शहर में 28 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। किसी भी शख्स को शहर से बाहर जाने या फिर अंदर आने की इजाजत नहीं है। हार्बिन चीन का एक बड़ा औद्योगिक शहर है और ये रूस और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा से सटा हुआ है। एनपीआर यानी नेशनल पब्लिक रेडियो की वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह वो लोग हैं जो रूस से चीन वापस आए थे। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह 87 साल के एक बुजुर्ग चेन है। चेन 2 अप्रैल को हार्बिन के 2 अस्पतालों में रहे। इसके 4 दिन बाद उन्होंने अपने बेटे के दोस्तों के साथ डिनर किया, जिनमें से बाद में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हार्बिन शहर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक चेन की बदौलत 78 लोगों में कोरोना फैला। जिन लोगों में कोरोना फैला उनमें चेन के परिवार के लोग, अस्पताल में उनके संपर्क में आने वाले मरीज, डॉक्टर और नर्स शामिल हैं। पहले भी चीन में हार्बिन जो शहर है वो उसका जो बॉर्डर है वो रसिया से लगा हुआ है, तो रसिया से बहुत सारी फ्लाइट्स आती थी, तो जितने बाहर से लोग आते थे उनको 1 महीने का क्वारंटाइन, मतलब 28 दिन का क्वारंटाइन जरूरी था। लेकिन अभी कुछ क्लस्टर्स देखे गए हैं वो रसिया के बॉर्डर के आसपास ही हैं चीन में, और उसमें जो बात कर रहे हैं वो उसमें एक जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर में एक मरीज है जिसने 78 केस फैलाए हैं। उसका नाम है चेन, CHEN, चेन नाम है, जो 87 ईयर्स का बुजुर्ग है। उसने मल्टीपल हॉस्पिटल में इलाज लिया, कई जगह भर्ती हुआ है। उसके बाद उसने 70 से ज़्यादा, मतलब 78 लोगों को इन्फेक्शन किया है। 21 अप्रैल तक हेलोंगजा प्रांत में कोरोना के 537 केस रिपोर्ट किए गए थे और चीन सरकार के मुताबिक इनमें से 470 लोगों को इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। हार्बिन शहर के लोगों का मानना है कि चीन की सरकार शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद कम बता रही है, जबकि कोरोना उनके आसपास के शहरों में भी फैल चुका है। ये वाकई स्थानीय लोगों से फैले इन्फेक्शन होंगे तो भी ये कहा जाएगा कि ये विदेश से आए हैं, क्योंकि इन्हें स्थानीय तौर पर फैलने की बात मानने पर ये साफ हो जाएगा कि वो अभी भी महामारी को काबू में नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ महामारी की स्थिति काफी गंभीर है। वुचोंग शहर में नए मामले सामने आ रहे हैं। इलाके अभी भी लॉकडाउन में है। आपको बाहर जाते वक्त मास्क पहनना पड़ता है और जब आप किसी इलाके में जाते हैं तो अपना हेल्थ कोड स्कैन करवाना पड़ता है। सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाने की इजाजत है। हार्बिन में कोरोना फैलने की वजह जो भी रही हो, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि चीन में कोरोना एक बार फिर लौट आया है, एक दूसरे शहर में दहशत की एक और कहानी लिखने। लोकसभा सचिवालय ने कोरोना से निपटने के लिए संसद भवन में कंट्रोल रूम बनाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ये फैसला लिया। सांसदों, विधायकों के और आम जनता के बीच जल्द संपर्क स्थापित हो सके, इसके लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जुड़वा बच्चों समेत एक गर्भवती महिला के अस्पताल में मौत के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। महिला के रिश्तेदारों का आरोप है कि कोरोना के रेड जोन से आने की वजह से अस्पताल में उनका इलाज नहीं किया गया। महिला के परिवार के लोगों का भी आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से तीनों की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस तरह के किसी भी आरोप से इनकार कर रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों का लोगों ने मालाएं पहनाकर सम्मान किया। पुलिस के जवान इलाके में जहां से गुजरे वहां लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए। यही नहीं, पुलिस वालों को शॉल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान वहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पूरी तरह से पालन किया।
पीजीआई चंडीगढ़ ने कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान कुष्ठ रोग की दवा के इस्तेमाल को मददगार बताया है। पीजीआई चंडीगढ़ के मुताबिक कोरोना के 6 मरीजों को कुष्ठ रोग में दी जाने वाली दवा MW वैक्सीन देने के बाद अच्छा असर देखने को मिला और इन सभी 6 मरीजों को इलाज के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसके बाद सभी को लगातार 3 दिनों तक MW वैक्सीन के इंजेक्शन दिए गए। पीजीआई चंडीगढ़ ने दावा किया कि इस वैक्सीन का मरीजों पर अच्छा असर देखने को मिला है। पीजीआई चंडीगढ़ के अलावा कोरोना के मरीजों पर इस दवा का परीक्षण दिल्ली और भोपाल के एम्स में भी किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को खासा नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में सब्जी उगाने वाले किसान बुरी तरह से परेशान हैं। बड़े शहरों तक सब्जियां नहीं भेज पाने के हालात में किसानों को सब्जियां खेतों पर ही रखनी पड़ रही हैं और वहां रखे सब्जियां सूख जा रही हैं। कुछ किसान तो ऐसे हैं जो मजबूर होकर अपनी सब्जियों को जानवरों को खिला दे रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि सब्जियों के खराब होने की वजह से उन्हें पैसे का काफी नुकसान हो रहा है। कोरोना की वजह से देश के लाखों मजदूरों को काफी कुछ सहना पड़ा है, पर सरकार उनकी हर मुमकिन मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर मजदूरों की एक तस्वीर ने सभी को सख्ते में डाल दिया। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर गुजरात की है। इतने सारे मजदूर, वो भी एक जगह, वो भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। ये तस्वीर सच में डराने वाली है। जब सरकार बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रही है, जिससे कोरोना से बचने में मदद मिल सकती है, उस समय में ऐसी तस्वीर का सामने आना चौंकाने वाला है। क्या ये तस्वीर किसी क्वारंटीन सेंटर की है, जहां लोगों को इस तरह रखा जा रहा है, या फिर इन लोगों को कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है? क्या सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील को इन सभी ने अनदेखा कर दिया है? ये तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर काफी वायरल है, जिसे पहली नजर में देखने पर यह किसी क्वारंटीन सेंटर की मालूम पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन सभी लोगों को मजदूर बताया जा रहा है, जो कि एक जगह इकट्ठे होकर सो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया गया है कि भारत के गुजरात राज्य की यह तस्वीर है, जो कि लॉकडाउन के दौरान खींची गई है। वायरल मैसेज के दावे के मुताबिक यह तस्वीर गुजरात की है, जिसे प्रवासी मजदूरों का बताया जा रहा है, जो कि लॉकडाउन में फंस गए और इस तरह से रहने और सोने के लिए मजबूर। ये तस्वीर हमें सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह मिली। फेसबुक पर ही इसे एक और मैसेज के साथ शेयर भी किया गया है और लिखा गया है, गुजरात में इन मजदूरों के बारे में क्या ख्याल है? इनके पास ना तो खाने के लिए राशन है, न ही राशन खरीदने के लिए पैसे हैं, न ही रहने के लिए रूम। ये लोग जाएं तो जाएं कहां? मीडिया को असली तस्वीर छिपाने के लिए जमाती और मस्जिद वाला मुद्दा चाहिए, ताकि नफरत का माहौल गर्म रहे। इसी तरह के मैसेज के साथ हमें ये तस्वीर ट्विटर पर भी वायरल मिली, जिसे इस मैसेज के साथ शेयर किया गया था। बेचारे मजदूरों का देखिए गुजरात में क्या हाल है। लॉकडाउन के चलते ये भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और इसलिए ये इस तरह रहने को मजबूर है। ऐसी तस्वीर भारत के गुजरात से आने पर हमें भी थोड़ी शंका हुई और इसीलिए हमने इस वायरल खबर की तह तक जाने की कोशिश की। अपनी जांच के जरिए हमें इस खबर की सच्चाई तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इंटरनेट पर इस तस्वीर की पड़ताल करने पर हमें पता लगा कि जिस वायरल तस्वीर को गुजरात का बताया जा रहा है, दरअसल वो तस्वीर मलेशिया की है। ये तस्वीर मलेशिया की है, जो कि 4 महीने पुरानी है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से मलेशिया में घुसे थे, जिसमें से ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, जिन्हें एक साथ माइग्रेंट सेंटर में रखा गया है। गुजरात में कोई भी मजदूर ऐसी स्थिति में नहीं है जो तस्वीरों में बताया गया है। सरकार दरअसल मुमकिन कदम उठा रही है। उनके राशन से लेकर उनके रहने तक के सारे इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। दरअसल मलेशिया की एक पुरानी तस्वीर को गुजरात की तस्वीर बताकर वायरल किया गया, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मलेशिया की तस्वीर को लॉकडाउन के समय का बताकर फिर से एक बार कोरोना के बीच डर को फैलाने की कोशिश की गई। एक पुरानी तस्वीर जो कि आज से 4 महीने पहले पोस्ट की गई थी। वायरल मैसेज का दावा हमारी रिसर्च में एकदम गलत साबित हुआ। ये तस्वीर ना तो गुजरात की है और ना ही भारत के किसी और हिस्से की। मलेशिया की एक पुरानी फोटो को गुजरात के माइग्रेंट वर्कर की तस्वीर कहा गया, लेकिन असल में पुरानी तस्वीर को कोरोना से जोड़कर सोशल मीडिया पर गलत तरह से